हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। बेसिकली सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 में हमने क्रिस्टलियोग्राफी और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि जो क्रिस्टलियोग्राफी की स्टडी है वो 3 लॉस पर बेस है, जिनमें से फर्स्ट लॉ था स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो हम आज उसी लॉ को बहुत ही डिटेल में फील लेते हुए डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स को। इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन पर चलें, उससे पहले ये फील लेते हैं कि आखिर स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा डियर। अब देखिए, अगर हमें किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स को प्रिपेयर करना है तो हम उसकी कूलिंग करेंगे, और हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनका साइज़ क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने जो कूलिंग की है वो किस रेट पर की है। थोड़ा और डेप्थ में चलें, अगर मान लीजिए हमने जो कूलिंग है वो स्लो रेट पर की है, तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो उन्हें पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए टाइम मिल गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम जो कूलिंग है वो फास्ट रेट पर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो क्रिस्टल्स में हैं उन्हें प्रॉपर पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए यानी सेटल डाउन होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास जो कूलिंग है वो स्लो रेट पर है तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बिगर साइज के बनेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग है वो फास्ट है तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे। यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। क्या? Size of crystals depends on the rate of cooling, that is, bigger crystals are obtained if cooling is carried out slowly. On the other hand, हमारे पास smaller crystals बनेंगे अगर हमारे पास जो cooling है वो हमने fast rate पर की है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये तो बात हो गई हमारे पास क्रिस्टल्स के साइज की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे उनकी शेप कैसी होगी। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है डियर कि हमने जो क्रिस्टलाइजेशन की है वो किन किन कंडीशंस पर की है। कंडीशंस इन द सेंस कि हमने क्रिस्टलाइजेशन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में की है या एब्सेंस में की है। और डीप चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए हमने NaCl एक्वस सॉल्यूशन के क्रिस्टल फॉर्म किए, सिर्फ उसके एक्वस सॉल्यूशन के, तो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल बने, यानी कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम 15% यूरिया सॉल्यूशन ले लें, यानी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो NaCl के क्रिस्टल बनेंगे वो ऑक्टाहेड्रल होंगे। यानी शेप किस बात पर डिपेंड कर रही है कि हम किस कंडीशंस पर क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एब्सेंस में कर रहे हैं। यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है। सिमिलरली, शेप ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस also depends upon the conditions under which the crystallization takes place, that is in the absence or presence of any substance. I think अब क्लियर हो गया होगा ये सेकंड पॉइंट भी आपको। अब देखिए, अगर हम डिफरेंट कंडीशंस में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो भी तो डिफरेंट शेप और साइज के होंगे कि नहीं। यही बात तो हमारे पास ये दो पॉइंट समझा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास अगर हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स फॉर्म कर रहे हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो हमारे पास डिफरेंट शेप और साइज के क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ हमारे पास ये कहता है डियर कि ये मैटर ही नहीं करता कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल फॉर्म हुए उनका साइज कैसा है, शेप कैसा है, उनके बीच में यानी उनके कोरस्पोंडिंग फेसिस के बीच में जो एंगल्स होंगे जिन्हें हम इंटरफेशियल एंगल्स भी बोलते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये मैटर ही नहीं करता कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स बने हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उनका शेप कैसा है, उनका साइज कैसा है। ये बात हमारे पास स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स कहता है।
आया फील थोड़ा ला का? अब डेफिनेशन रीड कीजिए, कोई डाउट नहीं आने वाला। आइए रीड करते हैं। According to this law, the angle between the corresponding faces called the interfacial angles of the crystal of a particular substance are always the same and independent of the shape and size of the crystal, and this is called law of constancy of interfacial angles। तो ये तो हमारे पास था इस लॉ का फील। एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इसकी। बेसिकली ये हमारे पास लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स की बात करें जो डिफरेंट कंडीशंस में फॉर्म हुए हैं, तो उनके शेप और साइज डिफरेंट होंगे। लेकिन ये बाबा जी क्या कहते हैं हमारे पास स्टीनोज बाबा जी कि ये मैटर ही नहीं करता कि उनका साइज और शेप कैसा है, उनके कोरस्पॉन्डिंग फेसिस के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल्स भी जिन्हें हम बोलते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। और यही इस लॉ की स्टेटमेंट है। और इसका फील लेने के लिए आपको इन 2 पॉइंट का समझ आना जरूरी था, इसलिए पहले मैंने आपको ये बताया, देन मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की। तो आप इसे आराम से नोट कीजिए। फिर हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे कि हम इन इंटरफेशियल एंगल्स को आखिर मेज़र कैसे करते हैं। तो आप पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि आखिर कैसे हम क्रिस्टल्स के बीच में जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं उन्हें मेज़र करते हैं। बेसिकली जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उन इंटरफेशियल एंगल्स को मेज़र करने के लिए वो होता है गोनियोमीटर। यही बात हमने यहाँ लिखी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स इज कॉल्ड ए गोनियोमीटर। काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, आप इसे याद रखिएगा। कई बार 1 नंबर में या मल्टीपल चॉइस में हमसे पूछ लेता है। अब उसके बाद गोनियोमीटर की भी हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो होते हैं कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर। क्या होता है कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है ड्रॉ करके समझाने की आपको। यहाँ पर डिविजन्स होती हैं हमारे पास। आपकी बुक में इसका डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बना होगा, वहाँ से आप थोड़ा और पिक्चर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ज़रूरत है वो यहाँ पर समझ आ जाएगा। देखिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर स्क्रू होता है और ये इसकी 2 आर्म्स होती है जो यहाँ पर हमारे पास माउंट की हुई होती हैं, और हमारे पास ये डिविजन्स बनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए एक तरीके से सीजर्स की तरह है, ये सीजर होता है ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल लेते हैं और इसको उन के बीच में रख देते हैं, और कुछ इस तरीके से कि जो ये आर्म्स हैं ए बी मूवेबल हैं, ये आर्म्स हैं ए बी उन क्रिस्टल के फेस को टच कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड एंगल को इस गोनियोमीटर या और स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर की हेल्प से हम उस एंगल को रीड कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि उस क्रिस्टल में इंटरफेशियल एंगल्स क्या हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। A simple and common form of goniometer is a contact goniometer. It has 2 flat movable arms A and B mounted at the center C. It is center C of a semicircular scale. The crystal is placed between the arms A and B such that the adjacent faces of crystal touches these arms. The arms are then clamped and the angle between the arms is read from the scale. यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा होगा आर्म्स के बीच में, वहीं से हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास इंटरफेशियल एंगल्स क्या होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो टेक्निक है ये कब यूज़ की जा सकती है, ये जब यूज़ की जा सकती है जब हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं उनका साइज़ लार्ज हो। तो प्रॉब्लम तो हमारे पास ये आ गई कि अगर हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल्स हो तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माय डियर रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर, या थोड़ा और बेस्ट करना है तो हम एक्सरे गोनियोमीटर का यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था गोनियोमीटर की भी हमारे पास आगे फॉर्म्स होती हैं। यही बात मैंने आपको नोट बनाकर लिखवाई है। आइए रीड करते हैं। Above technique is useful only when the crystals are large in size with clear-cut faces, and for more precise work and for small crystals an optical instrument called reflecting goniometer is used, or the best is an X-ray goniometer।
तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कैसे इंटरफेशियल एंगल्स को मेज़र करते हैं, कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गोनियोमीटर। कैसे करते हैं ये दोबारा सुन लो, यही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये स्पेशल लिखवाया भी है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो मूवेबल आर्म्स हैं इसके बीच में हम क्रिस्टल को रख देते हैं और कुछ इस तरीके से कि जो क्रिस्टल के एडजेसेंट फेसेस हैं उनको ये आर्म टच कर रहे हों। तो हम क्या करेंगे, इन दो आर्म के बीच का एंगल नोट कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि उन क्रिस्टल्स में हमारे पास इंटरफेशियल एंगल्स क्या क्या हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं उनका साइज लार्ज हो, कम हो। तो क्या करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे तो हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिंग गोनियोमीटर या फिर एक्सरे गोनियोमीटर। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार पूरे लेक्चर को समराइज कर देते हैं हर लेक्चर की तरह। सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज स्टीनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, हमने फील लेने की कोशिश की। देन हमने उसकी डेफिनेशन को समझा कि हमारे पास क्या होता है स्टीनोज लॉ। उसके बाद हमारे पास हमने देखा कि इंटरफेशियल एंगल्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग गोनियोमीटर। होपफुली लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे होंगे। अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।